Namaskar and welcome to this exciting new episode of Satyology. Sat is a Sanskrit root word means truth. सत जो है धातु है, संस्कृत धातु, इसका मतलब सत्य। उससे शब्द बनते हैं सत्य, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य निष्ठा। लेकिन सत चित आनंद जब बोलते हैं भगवान को, तो सत इज द रूट वर्ड। और व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में या इंग्लिश एटाइमोलॉजी में, you have to make words on the roots only. You cannot make words on the words itself. So satya is a word, not a root. Sat is the root. And sathology means logos, combined logos means science of truth, study of truth. सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। उसके विपरीत शब्द है, वो है मिथोलॉजी। मिथ जो संस्कृत का रूट वर्ड है, धातु, उसका अर्थ होता है काल्पनिक, झूठ या नकली। तो मिथोलॉजी शब्द बनता है, उसमें उसका एक्चुअल मीनिंग हुआ स्टडी और साइंस ऑफ फेक लाई इमेजिनेशन। झूठ का पढ़ाई, काल्पनिक कल्पना की पढ़ाई, नो कोई भी नहीं चाहेगा। बट द यूरोपियन, स्पेशली द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, called the Indian scriptures as mythology because they could not counteract it. It has been a Western tradition. Things which they cannot conquer, they put it down. You can see today also. Even if something is better than them, American universities will put it down and European universities will also put it down. So आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत में, जो लेखन पब्लिकेशन का काम करते हैं, जो पुस्तकों को पब्लिश करते हैं। उनका बहुत ही फेमस बुक पब्लिकेशन हाउस है प्रभात पब्लिकेशंस, और आप वहां पे जुड़ सकते हैं उनके साथ। तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री प्रभात कुमार अग्रवाल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं कि इतनी सुबह, अमेरिका के हिसाब से सुबह से 8 बजे होंगे और आप लोग जुड़े हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एक्चुअली 7:20 हुआ है सुबह। 7:20 बहुत जल्दी है। और ये तो आपकी शो की लोकप्रियता है कि इसको सुनने देखने के लिए इतने लोग जुड़ते हैं, तो इसलिए आपका भी अभिनंदन आदित्य जी। एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं कि जो मानवता के लिए आवश्यक है, वो काम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इसके लिए आपका अभिनंदन। गिलहरी प्रयास, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि छोटा मोटा हम जी, लोग प्रयास करते रहते हैं। आजकल बूंद बूंद से सबसे सागर बनता है। तो ये इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयास समन्वित हो जाएंगे जब, तो उसका एक बड़ा आधार लोगों को देखने को मिलेगा। इसी भाव से आप भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं, आपने बहुत पहले, आप तो सबकी प्रेरणा है, मेरी भी प्रेरणा है। कितने लंबे समय से आप कार्य करें इस दिशा में। और और जो आजकल जो सबसे, मैं बहुत ज्यादा लोगों से विनती करता हूँ, लिखें लिखें, जितना मर्जी है लिखें। क्योंकि ये आजकल जो नैरेटिव का जमाना हो गया है। ऐसा नहीं, पहले नहीं था। जब भगवान बोलते हैं मायावी शक्तियां, ये मायावी शक्तियां हैं, जी, ये बिल्कुल। मन पे प्रभाव करती है। तो आजकल लिखने का जो प्रचलन थोड़ा कम हुआ है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है कि लोग लिखें, पढ़ें, रिसर्च करें, ओरिजिनल थॉट करें, ओरिजिनल थॉट पे लिखें। और अपनी इतिहास को समझकर लिखें, और उससे इनोवेशन आती है, आत्मनिर्भरता आती है, जो बहुत बड़ा कैंपेन है भारत में। तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? कि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि हम लिखने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, ये तो अच्छी बात है। पर लिखने के साथ साथ प्रामाणिक लेखन की ओर हमको उनको कहना चाहिए कि प्रामाणिक लेखन हो। कुछ भी लिख देना, उससे कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उद्देश्य है कि जो सत्य है, जो सनातन है, जो प्रामाणिक है, वो लिखा जाए और वो लोगों तक पहुंचे। इसलिए आजकल बहुत माध्यम हो गए, सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट हो गया है, इतना सर्वसुलभ हो गया है कि उस पर बहुत लिखा जा रहा है। बेशक ब्लॉग हो, ट्वीट हो, व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर पूरा ज्ञान उड़ेल रहे हैं लोग, परंतु उसमें न तो प्रामाणिकता होती है और उसके अंदर स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि वो अध्ययन के बिना अपनी कपोल कल्पित ज्ञान के आधार पर लिख देते हैं। इसलिए लिखने की प्रेरणा तो अच्छी है कि लिखें लोग, पर साथ साथ में उसमें प्रामाणिकता होना बहुत आवश्यक है। जो भी आप लिखें, वो संदर्भ के साथ लिखें, और जो असत्य प्रचारित किया जा रहा है, उसको नेगेट करने के लिए लिखें।
बहुत आवश्यक है कि जो हमारा गौरवशाली अतीत है, सबसे पहले उसको हम जानें। अगर उसको हम जान पाएँगे, उससे तादात्म्य स्थापित कर पाएँगे, तो हम अच्छा लिख पाएँगे और उस भुला दिए गए गौरवशाली क्षण को हम पुनर्स्थापित कर पाएँगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि भारत कोई आज नहीं बना, सनातन परंपरा है भारतवर्ष की। दसियों हज़ारों साल का हमारा इतिहास है और वो कुछ भी मिथ नहीं है, कल्पना नहीं है, सबके प्रमाण मौजूद हैं। जिन लोगों ने भी प्रयास किए कि हमारी इस अस्मिता को, हमारे इस गौरवबोध को वो नष्ट कर दें, बहुत हद तक वो सफल हुए, परंतु अब वो समय आ गया है कि जब हम एक समन्वित प्रयास करके इस सब को ठीक करें। क्योंकि भारत का साम्राज्य, अब हम जितना पढ़ते हैं उतना हमको ज्ञान मिलता है, चीज़ें स्मृति में नहीं रहती क्योंकि काम का भी वो रहता है कि भारत विश्व के अंदर उसका करीब-करीब 30 से 32% का जीडीपी का उसका कंट्रीब्यूशन था। अब वो मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उस वक़्त में वो घटते-घटते-घटते 1% रह गया। तो ये तो यथार्थ है, सच्चाई है, सबको पता है, पर ये कभी बताया ही नहीं गया। भारत का साम्राज्य कहाँ से कहाँ फैला था ये भी कोई नहीं बताता अब। तो इसलिए हम तो लोगों से आग्रह करते हैं कि वो इन सब विषयों पर लिखें और ऐसे लिखें कि वो कोई एकेडमिक के लिए ना लिखें, वो जनरल पब्लिक के लिए लिखें ताकि जनरल पब्लिक को हम लोग एजुकेट कर सकें, उनको बता सकें कि हमारा कितना गौरवशाली अतीत रहा है। क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि भारत में कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, राजा-महाराजा हुए हैं, व्यापार में कितनी सहभागिता थी। हमने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, द इंडिया दे सॉ। वो 4 खंडों में थी और उसकी प्रेरणा दी थी सर वीएस नायपॉल ने। नोबेल लॉरेट सर विद्या नायपॉल ने दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय डू नॉट टेक प्राइड ऑफ देयर ग्लोरियस पास्ट। इतना गौरवशाली अतीत रहा है भारतीयों का, परंतु उससे उनको कोई जिसे कहते हैं मोह नहीं रह गया है। तो उन्होंने प्रेरित किया कि आप भारत के बारे में जो विदेशी ट्रैवलर्स ने कहा है, फॉरेन ट्रैवलर्स ने कहा है, उसको तुम एक जगह एकत्र करो। बोले अपने दही को खट्टा कौन कहेगा? कोई भारतीय कहेगा, लिखेगा तो वो तो कहेंगे कि ये तो कहेंगे ही अपने देश के बारे में। पर जो विदेशी ट्रैवलर्स आए, उन्होंने भारत को देख के समझ के जो लिखा, तो हमने 4 खंडों में पुस्तक प्रकाशित की द इंडिया दे सॉ। और वो इतना अद्भुत ग्रंथ बना है कि उससे लगता है कि भारत का क्या वैभव था, कितना मतलब हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्कियोलॉजिकल, मतलब किसी भी क्षेत्र में देखें तो भारत उत्कर्ष पे था। और उसको देखने के लिए जब विदेशी यहाँ से आए, वो इतने प्रभावित हुए, उस पे उन्होंने लिखा। तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में पुस्तक हमने प्रकाशित की। तो वो हमारा गौरव ग्रंथ है, द इंडिया दे सॉ। तो हमें लगता है कि उसके अध्ययन से लगेगा कि भारत कितना सक्षम था, समर्थ था, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। तो अब सोने की चिड़िया को क्या हो गया? किसका ग्रहण लग गया? ग्रहण लग गया जो विदेशी आक्रांता आए, वो यहाँ पर बर्बरता का उन्होंने नंगा नाच किया, यहाँ के वैभव को, यहाँ के ऐश्वर्य को, धन दौलत संपदा को लूटा, खसोटा और हमारे स्थिति को जर्जर कर दिया। परंतु ये भारतीयों का एक समझ लीजिए कि वो राख से दोबारा उत्कर्ष करके बनने वाली जो हमारी क्षमता है अद्भुत, इस सब के बावजूद भारत निरंतर बढ़ता रहा है और आज भी वो उन मानव मूल्यों के रक्षण के लिए सतत कर्मशील है कि भारत के माध्यम से विश्व में मानवता का प्रचार प्रसार होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि लोग अपने इस गौरवशाली अतीत को जानें। क्योंकि भारतवर्ष सनातन परंपराओं को का वाहक है, इसलिए यहाँ के लोग अगर समझ पाएंगे इस चीज को, तो उसके लेखन से बहुत सच्चाई सामने आएगी और हम एक फिर से जो हमारे पराजित मानसिकता है, उससे मुक्त होकर हम एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। भारत ने विश्व को हमेशा गाइड किया है, कभी-कभी बाहर जाके पूरे। और सुश्रुत संहिता से मेडिकल साइंस आई वेस्टर्न वर्ल्ड में, और यंत्र शास्त्रों से इंजीनियरिंग बड़ी हुण, इसका विवरण महाभारत में भी दिया गया है। एक प्रथा बन गई है अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो पूरे दुनिया पे कमेंट्री देते हैं।
जैसे यूरोपियंस जो हैं पूरी दुनिया में कमेंट्री देते हैं ह्यूमन राइट्स पे, और ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन अमेरिका करता है, यूरोप करता है, और आज भी कर रहे हैं अपनी अगर आप 1300 से 1500 के बीच का यूरोप देखेंगे तो वहाँ हर जगह भूखमरी, बीमारी और काफी गरीब लोग थे। यहाँ तक कि अगर प्लेग से देखेंगे कि 25 से 80 मिलियन, 40% यूरोपियन पॉपुलेशन कम हो गई थी। उसके बाद पेपल बुल जो चर्च ने लॉन्च किया कि चर्च को पैसा चाहिए नॉन क्रिश्चियन लैंड से, और उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने अनुसार, ये मेरी नई पुस्तक में आने वाला है सब, तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूँ काफी डिटेल्स में। तो मेरा ये आपसे ये प्रश्न होगा कि क्यों भारतीयों को वेस्टर्न और अमेरिकन पॉलिटिक्स और उनकी नीतियों पे कमेंट नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहला जो दोष हमारे साथ हो गया, हमारी शिक्षा पद्धति के साथ में, कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति आई उसने कहा कि आप भारतीय की शिक्षा पद्धति को ही नष्ट कर दीजिए, वहां पे उसमें जो भारतीयत्व है वो समाप्त कर दीजिए। उसके कारण से अब जो कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो सब पश्चिमी दृष्टि से लिखा जा रहा है। और दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति बनी, नीति बनी, और जो लोग इसको बनाने वाले थे, उन्होंने भारत के गौरव बोध उसमें था ही नहीं उनके अंदर। उनको लगा कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ से शुरुआत हो रही है। 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो उन्हें लगा कि नई इबारत लिखनी है, तो पुराना सब कुछ भूल जाओ, या जो बहुत सिलेक्टिवली उनके लिए अनुकूल है, उनकी मनस्थिति, उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल है, उतना पर रखा जाए, उतना पर पढ़ाया जाए। तो इसके चलते जो भारत के बारे में कुछ भी पॉजिटिव था, सकारात्मक था, जो हमारी अस्मिता का गौरवबोध कराने वाला था, उस सब को सिलेबस से हटा दिया गया, और कमान आ गई ऐसे लोगों के बीच में, जो एक नेक्सस बन गया वामपंथियों का और सत्ता का, कि वो सब जगह वो काबिज हो गए, और धीरे धीरे प्रकारांतर में उन्होंने पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, और केवल यही बताया कि अकबर द ग्रेट, महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम, साहस, उसके बारे में सब वो गौण हो गई बात। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम भारत में अपने गौरव बोध को जागृत करके, अपने इन शूरवीरों के बारे में, अपने इस लंबे संघर्ष के बारे में, जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, वो लोगों के सामने लेकर आए, और अध्ययन के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में, फिर हम दूसरों के ऊपर भी कमेंट करना शुरू करें। अभी तो क्या हो रहा है, सब लोग भारत पर कमेंट करते हैं। अब जिस प्रकार से आपने बताया कि 200 मिलियन पीपल वर किल्ड ऑन द कॉल ऑफ द चर्च, तो ये भारत के लोगों को पता ही नहीं है मानवाधिकार का इससे बड़ा हनन क्या होगा। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, अगर कहीं पे कुछ खुराफातियों पर और उपद्रवियों पर हम कोई कड़ा कदम उठाती है सरकार उपद्रव रोकने के लिए, कि ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं। मानवाधिकार वाले न केवल भारत में बल्कि विश्व भर से आकर यहाँ पर करते हैं। पर तालिबान में क्यों नहीं जाते देखकर? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अपने गिरेबान में झांकना होगा उनको, और ये सबसे अच्छा अवसर हमको मिल रहा है कि जिस प्रकार की घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, इसलिए उनके ऊपर कमेंट करना चाहिए, खुलकर कमेंट करना चाहिए। आखिर हम एक 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं विश्व के अंदर, तो क्या अब भी सच्चाई का गला घोट दिया जाएगा? क्या अब भी सच बोलने वालों के ऊपर कुछ, जैसे तालिबानी हुक्मरान करते हैं, क्या अभी भी वो होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अब लोगों में सजगता आ गई है, और इस सब के कोई भी प्रयास होंगे वो विफल कर दिए जाएंगे। अब कोई फतवा नहीं जारी कर सकता। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इस सब के ऊपर बहुत, और मेरा एक ही बात है, जो भी हम बात कहें वो तथ्य और प्रमाण के साथ कहें, ताकि हमारी बात को कोई नेगेट ना कर। हमें अपनी बातों की स्थापना के लिए आवश्यक है कि हम उन सब पूरे उस काले अध्यायों को जानें, जो भारत के इतिहास में लिखे गए, जो विश्व इतिहास में लिखे गए, और उसके ऊपर फिर एक वस्तुपरक दृष्टि से अपना पूरा हम लेख प्रस्तुत करें, उसको पुस्तकाकार लिखें। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि जो कुछ भी अन्याय, अनर्थ,
समाज में होता रहा वैश्विक स्तर पे, उसके बारे में टिप्पणी करने का अब ये समय आ गया है। नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर को कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। बड़ा सिंपल सा लाइन है, और पूछते हैं क्या तुम करते हो कि नहीं करते हो, और युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ करता हूँ। और नारद मुनि बोलते हैं क्या तुम विश्व में धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों को, यवनों को, म्लेच्छाओं को और बर्बर जातियों को का विनाश करते हो कि नहीं करते हो? बोलते करते हैं। उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ। पहले क्वेश्चन पूछा तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं जो भी आपने बोला है वो करता हूँ। तो हमको सिखाया गया है हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, जबकि वो बिल्कुल सत्य नहीं है। कहीं पर भी करना चाहिए। हमेशा भारत ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। बालाकोट देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। 1962 में जो गलती की थी भारतीय राजनीतिज्ञों ने, सेनाओं ने नहीं, सेनाओं ने तो एक एक सोल्जर ने आधा कमान दे दीजिए हमारे 400 के, हाथ में। हाँ 400 सोल्जर मार दिए। तो पॉलिटिशियंस की ये जो वीकनेस आ गई है, और बार बार हम लोग बोलते हैं हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, उससे फायदा होता है दुश्मन को, उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो ये जो फॉरेन की मानसिकता है हमको बोली गई, ये पर्शियन स्ट्रेटेजी थी। जैसे कोई भी, मैं पहला शायद लेखक होऊंगा जिसने ऐसा बोला होगा कि भारत को सोने की चिड़िया बुलाया पारसियों ने, पर्शियंस ने। क्योंकि जब वो अजम इस्लाम को भारत पे आक्रमण कर रहे थे, अपने सोल्जर्स को बोला कि ये तो सोने की चिड़िया है, जबकि भारत में शेर भी होता है। ये नहीं बोला सोने का शेर है। शेर तो भारत में होता है, पर्शिया में नहीं होता है। पर्शिया में चिड़िया बॉम्बलेट चिड़िया तो होती है। आसान है ना। हाँ, चिड़िया है तो दबा सकते हैं, मार सकते हैं। तो ये बोला गया, और हम लोग रिपीट भी करते हैं सोने की चिड़िया। और जबकि पर्शियन ऑथर बोल रहे हैं अपने लोगों को कि भारत से आप दो चीज सीख सकते हैं, सत्य और न्याय, कि इसकी वजह से वो धनी देश है। हमको बोला गया है कि सोने की खदानों से मिलता है। सोना तो ब्राजील में भी मिलता है, सोना तो पूरे विश्व में हर जगह जगह मिलता है। सोना जी कैलिफोर्निया जी में जी। तो रेत रेत में सोना है। तो जो भारत की जो मुख्य सोना है वो सत्य और न्याय था, धार्मिक बिल्कुल दृष्टि ठीक। से। तो इतना डिटेल में जब नारद मुनि ने बोला है, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि भारतीय लेखक इस मानसिकता के विरुद्ध जाए या लिखें। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? और ये लेखकों का काम है, ये दूसरों का काम नहीं, लेखकों का काम है, चिंतन का कार्य। नहीं, मुझे जो मैंने कहा कि यही सबसे इस समय आवश्यकता है कि जो कुछ भी ऐसा हमको पढ़ाया जाता रहा, कि जैसे हम बात करते हैं कि सर्वधर्म समभाव, तो सर्वधर्म समभाव क्या केवल हिंदुओं के लिए है? नहीं। अगर सबके लिए है, समान रूप से है, तो वो स्वीकार्य होगा। इस प्रकार से जो हम आक्रमण की बात करते हैं, भारत हिंदुओं ने आक्रमण नहीं किया। हाँ, अपने सैन्य क्षेत्र को विस्तार देने के लिए, अपने राज्य का विस्तार देने के लिए हमने आक्रमण नहीं किए, पर अपने सीमाओं की रक्षा के लिए तो करेंगे। हमने बालाकोट भी किया तो इसलिए किया कि चूंकि उन्होंने हमारे साथ पुलवामा किया, तो हम प्रतिकार करेंगे, प्रतिशोध लेंगे, पर आक्रमण उस प्रकार से नहीं करेंगे। हम कोई बालाकोट नहीं करते अगर वो पुलवामा ना करते, तो कोई इंस्टिगेट करेगा तो उसका प्रतिकार तो हम करेंगे। जहां तक शास्त्रों की बात है, शास्त्रों में तो अश्वमेध यज्ञ होता था इसलिए होता था, अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए होता था। पर वर्तमान समय में सीमाओं के विस्तार की तो बात ही नहीं है, सीमाओं की रक्षा करने की बात है। परंतु जिस प्रकार से चाइना किसी न किसी रूप में निरंतर भारत पर आक्रमण कर रहा है, सीमाओं पे उलझ रहा है हमसे, तो जो उसकी विस्तारवादी छवि है, विस्तारवादी उसके जो मंतव्य हैं, उसी को लेकर कर रहा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सब लोग सजग हो जाएं और ये विस्तारवादी मनोवृत्ति का हम लोग प्रतिकार करें और उसके बारे में लोगों को जागृत करें। तो ये लेखों का तो हर क्षेत्र में लेख, देखिए, जो भी समाज में सकारात्मकता हम जागृत करना चाहते हैं, तो उसके वाहक केवल लेखक हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, क्योंकि उनके एक लेख, एक विचार, वो लोगों के अंदर एक सकारात्मकता जागृत करने का काम करता है। तो इसलिए लेखकों का बहुत बड़ा दायित्व है कि ये एक अभियान के रूप में हम हाथ में लें। जो कुछ भी भारत के बारे में नकारात्मक लिखा गया है, या जो कोई हमको
बताया गया। जैसे लोग कहते हैं सब कि केवल चरखा चला के हमको आज़ादी मिल गई क्या? तो नहीं, क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जीवन को माँ भारती पर न्यौछावर कर दिया, तो चरखे का अपना महत्व है और शस्त्र का अपना महत्व है। तो इसलिए लोगों के मन से कुछ बातें निकालनी पड़ेगी कि और सत्य हमेशा प्रिवेल करेगा। ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल। तो जो कुछ सच्चाई है, यथार्थ है, वो तो लोगों के सामने लाना चाहिए। इसलिए लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको लेकर। आपने शुरू में बात की थी प्रामाणिकता का, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आजकल लोग सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण पे बात करते हैं, क्योंकि अनुमान प्रमाण जो है, और तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो करंट टॉपिक्स हो गए जो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जाना, रिसर्च करना, अनुमान प्रमाण या देखना कि और उसके पीछे स्टोरी बनाना, काफी लेखक बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं भारत में। और ये अमेरिका में छोटे छोटे बड़े साधारण से लेखक जो हैं काफी पॉपुलर हो जाते हैं। उनकी पुस्तक पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि भारतीयों को लगेगा कि किंडरगार्टन का बच्चा लिख रहा है ना। लेकिन भारतीय लेखक जो है बहुत ही मैंने देखा है, क्वालिटी ऑफ राइटिंग भारतीय लेखकों की बहुत ज्यादा है। और ये भी फैक्ट है, भारत में यूरोप और अमेरिका कंबाइंड उसकी दुगनी पुस्तकें पब्लिश होती है आज भी, लेकिन विश्व में नहीं जाती, क्योंकि आजकल जमाना है एक्सेसिबिलिटी का, और दूसरा है स्कॉलरली कंसेंसस। स्कॉलरली कंसेंसस में भारतीय लेखकों को बाहर कर दिया जाता है, और बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सिर्फ उन्हीं के लेखों को कोट करते हैं। लेकिन भारतीय लोग दूसरे बाहर के लेखकों को कोट क्यों करते हैं? इस पे थोड़ा बताइए, ये मानसिकता क्या है? वो ये जो जो मैकाले की शिक्षा पद्धति से निकली है, उसके उसके आधार में वही है कि जो शिक्षा पद्धति हुई, यानी अब समझ लीजिए आज जो लिख रहा है, जो सजग है, जो लेखक है, वो वही पुस्तकें पढ़ के अध्ययन करके यहाँ पहुंचा है। तो उसकी मनोवृत्ति वही बनी हुई है। इसलिए उस मनोवृत्ति को बदलने के लिए बहुत बड़ा अभियान लेना पड़ेगा कि ये वो नहीं है जो आपको पढ़ाया गया। जो आपको पढ़ाया गया वो सच नहीं है। यथार्थ क्या है वो ये है। इसलिए 1947 से पहले के भारत में जाना पड़ेगा हमें। तो वहां बात वहीं से शुरू हो रही है कि जो शिक्षा पद्धति बनाई गई पैकाले की, उससे पढ़ के उस अध्ययन को करके जो किताबें लिखी गई, उन पुस्तकों के आधार पे जो आज लिखेगा वो तो उसी को कोट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम की एक स्वीकार्यता इस प्रकार की बन गई है कि वहां जो, ऐसे आपने कहा कि कोई सामान्य लेखक भी लिखेगा तो वहां पे उसको वो ग्लोरीफाई कर देंगे। भारत में भी उसकी स्वीकार्यता इसलिए हो जाएगी कि वो पश्चिम से लिख के आ रहा है। विषय को सामान्य होगा, बहुत अध्ययनशील कोई स्कॉलरली वर्क नहीं होगा, तब भी उसको लगेगा कि विदेशी ने लिखा है इसलिए उसको महत्व देंगे। और भारत में बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी लिखेंगे, अध्ययन करके लिखेंगे, शोध करके लिखेंगे। लेखन बहुत श्रम साध्य काम है, परंतु जब उसको लिखते हैं और बाहर स्वीकार्यता नहीं होती, या उनको लगता है कि अगर वो भारत के विरोध में कुछ लिखते हैं, भारत में भी लिखने वाले, तो उसको वहां पे खूब चर्चा होती है, उसको वो हाथों हाथ लेते हैं लोग। तो इसलिए एक फैशन बन गया है कि कुछ भी भारत के विषय में आप नकारात्मक लिखें, यहाँ की गरीबी के बारे में, यहाँ की गंदगी के बारे में, यहाँ के मानव हनन के बारे, मानवाधिकार हनन के बारे में, तो वो पश्चिम में खूब लोकप्रिय हो जाता है। इसलिए बहुत लोग इसी इसी को अभियान लेके चलाते हैं। उनकी रोजी रोटी, उनकी लोकप्रियता इसी पे शामिल है, इसी पे आधारित है। वो कहते हैं जितना भारत को गाली देंगे आप, जितनी यहाँ की गरीबी दिखाएंगे, यहाँ की बदहाली दिखाएंगे, उतने आप ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। तो ये फैशन बन गया है, इसलिए वो लोगों को वहां के लोग स्वीकार करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे। तो कुल मिला के क्या, भारत विरोधी एक छवि बन जाती है। तो इसलिए ये समय कि भारत के लोग सजग होकर सामने आए और कहें कि हाँ ये सब बहुत हो गया। भारत की अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है। 1 अरब 38 करोड़ लोग अगर देश के हैं, तो वो सामूहिक प्रयास जब करेंगे तो निश्चित रूप से उसका पूरे विश्व में बहुत असर पड़ेगा। एक बड़ा थोड़े सालों पहले आया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब भारत की जो गरीबी है वो हिंदुओं की वजह से है ना। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण क्या दिखता है? पाकिस्तान इस्लामिक देश है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, क्योंकि इस्लाम जहां पर भी गया है वहां गरीबी आती निश्चित। है ना।
कोई भी इस्लामिक मुसलमान परिवार देखेंगे, अरबियों को पैसा अमेरिकन से मिलता है, सऊदी अरेबियन जो है मोर अमेरिकन है। इसीलिए रामायण महाभारत डालना शुरू कर दिया उन्होंने, सऊदी जी, अरेबिया जी, ने। जी। यूएई का मंदिर बन रहा है पैसा। बहुत बड़ा, विशाल मंदिर बना रहे हैं वो। हाँ, वो अपनी उदारता का परिचायक है उनका वो मंदिर बनाना, परंतु उसके पीछे अलग निहितार्थ हैं। वो हाँ। अपनी छवि ऐसी बना के दिखाना चाहते हैं विश्व में इस समय, क्योंकि इस्लाम जिस प्रकार का एक, समझ लीजिए कि मानवता को नष्ट करने के काम में लगा हुआ है। अभी इस समय जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बावजूद भी अगर पूरा विश्व नहीं जागा, तो कोई कारण नहीं है कि मानवता शर्मसार हो जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हो रही हैं, उसके बारे में लोगों को मुखर होकर बात करनी पड़ेगी। और हम लोग को थोड़ा खुल कर भी बोलना पड़ेगा कि नहीं, जब। खुल के देखिए, सत्य कड़वा होगा, निश्चित कड़वा होगा। सत्य को आप कुनैन की गोली में लपेट के देंगे तब भी उसका असर बदल नहीं जाएगा। वो सामने आएगा, तो खुलकर मुखर होके बोलना पड़ेगा। और हम कोई, हम मैं फिर कह रहा हूँ, हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। किसी को हम छोड़ते नहीं हैं। भारत में जब हम 1 अरब 38 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो उसमें सबके विकास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, उसका मतलब है सबके लिए। अगर गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। कोई सड़क बन रही है, सबके काम में आ रही है। बिजली कनेक्शन सबको मिल रहा है। किसी को छोड़ नहीं रहे। हाँ, परंतु भारत विरोधी बात जो करेगा, उसके बारे में तो खुल के बात करनी पड़ेगी। उसको चिन्हित करना पड़ेगा कि भारत में यदि रहना है तो भारत के अनुसार बात करनी पड़ेगी। हम कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे किसी को, वो मंतव्य नहीं है। हम कोई अपनी सुप्रीमेसी स्थापित नहीं कर रहे, परंतु भारत के उत्कर्ष में जो बाधा उत्पन्न करेगा, उस पर तो हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर आप देखें पारसी देश, महाभारत में जो आज ईरान, इराक, आर्मीनिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो देश हैं, उनको पारसी नाम दिया गया है। किर्गिस्तान के ऊपर उत्तर कुरु शुरू होता है। उत्तर कुरुक्षेत्र से शुरू नहीं होता है। उत्तर कुरु जो है किर्गिस्तान से ऊपर शुरू होता है। तो वहां तक भारत की सीमाएं थी महाभारत काल नहीं, में। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत। और इसलिए मैं इस। ये जो, वो जो एक हम एक पुस्तक इसी प्रकार से तैयार करा रहे हैं कि जो भारत का साम्राज्य कहाँ तक फैला था, भारत का ट्रेड कहाँ तक होता था, तो उसके, मैं और वो लंबे इतिहास वाली बात नहीं, छोटी-छोटी कहानियों के रूप में देंगे, तो लोगों को समझ में आएगा। मैंने अपनी 2 पुस्तकों में प्रूव किया है उसको। युधिष्ठिर में प्रूव किया है और दूसरी वन एरो वन किल में रामायण से प्रूव किया है। अभी अगर आप देखेंगे पारसी देश इस्लाम के आने से पहले बहुत ही धनी देश था। समृद्ध थे, भारत हाँ, समृद्ध बहुत थे वो। समृद्धशाली था। अफगानिस्तान सबसे समृद्धशाली देश था जी, जी। भारत में हिंदुओं की वजह बिल्कुल, से। बिल्कुल, गांधार था वो हमारा। और काबुल जो जिसका नाम आजकल बोला जाता है बहुत ज्यादा, काबुल में एक समय में वृंदावन से ज्यादा मंदिर थे, 6,500 मंदिर काबुल में। और तब वो धनी देश था। पाकिस्तान तो बहुत ही धनी देश था जब वो हिंदू था, हिंदुओं का हुँ, पार्ट था। आज भी वहां पे कंफ्यूजन इसी वजह से है कि वो हिंदू है कि अरबी है ना। तो अरबी तो लुटे रहे थे, वो अभी भी लुटते हैं, अभी कम कर दिया है, हाँ, लोगों को समझ में आ गया। लेकिन इसके ऊपर किसी ने पुस्तक लिखी नहीं है और हमने मन से निकाल दिया है कि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान फॉरेन देश है, जबकि जमीन तो हमारी है। महाभारत वहां बोली नहीं, गई। नहीं, महाभारत वहां मतलब बोली गई। ये तो एक तरह से मानसिक दिवालियापन है, जिसका इतिहास कुछ भी नहीं है। जो 75 वर्ष होंगे जिसको अभी, उस देश के बारे में वहाँ के लोग अगर कहते हैं कि वो किसी ने कहा कि परसों ही किसी ने का एक ट्वीट था कि इन एंशिएंट पाकिस्तान, तो किसी ने मजाक में कहा कि उससे ज्यादा आयु के लोग तो अभी भारत में वैसे ही मौजूद हैं। तो एंशिएंट वाली बात कहाँ से आ गई? तो इन सब बातों से कुछ होगा नहीं। भारत का जो इतना लंबा चौड़ा अनजाना इतिहास है, जो जानबूझकर एक नेपथ्य में धकेल दिया गया, जिसके ऊपर एक अंधकार की चादर उड़ा दी गई, जिसको अब उसको अनावृत करने का समय आ गया है। और ये निश्चित रूप से छोटे-छोटे प्रयासों से ही होगा। एक दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी कि हाँ, कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। इसके लिए लेखकों का एक बड़ा वर्ग साथ बैठ के चिंतन करे, और फिर बहुत बड़ी नहीं, पर छोटी-छोटी पुस्तकों के रूप में ये सब सामान, जानकारियाँ लोगों के सामने आनी चाहिए। उससे निश्चित रूप से लोगों को मालूम पड़ेगा कि
कहाँ थे, कहाँ है और आगे हमें कहाँ जाना है। सब कुछ एक सिरे से खारिज कर देना, ये उचित नहीं है। तो ये बिल्कुल उपयुक्त अवसर है कि लेखक एक मिशन के रूप में इसको हाथ में लें कि हमको अपने भारत का जो एक विस्तृत क्षेत्रफल था, उसके बारे में खुल के बात करें और हमारा क्या-क्या अच्छा था। बुराइयाँ हर समय हर हर समाज में रहती रही हैं, परंतु अगर अंततः तो सत्य की जीत होती है। तो भारत में कोई कुरीतियाँ थी, तो वो तो अब समाप्त भी हो गई धीरे-धीरे। तो इसलिए खुल के बात करनी पड़ेगी। खुल के बात करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहे हम लोग। हम तो प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि ऐसा था। और जैसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट धातु, उसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया डमस्कस स्टील, है ना? यवद्वीप, उसको जावा बोलते हैं आजकल इंडोनेशिया में, उसका वर्णन रामायण में है, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, वन एरो वन किल में ना। अभी ये मलय देश के बारे में महाभारत में भी लिखा गया है, रामायण में भी लिखा गया है, अंग्रेजों ने भी एक्सेप्ट किया है, ये भारत का ही पार्ट था। यहाँ तक कि फिलीपींस में टगालग जो भाषा है, उसको देवनागरी में लिखी जाती थी पहले। स्पेनियर्ड्स ने 1528 से 1428 से लेके 1528 तक 100 साल में जो रोमन कैथोलिक नहीं बनेगा उसको या तो जान से मारा जाएगा या फिलीपींस से बाहर फेंका जाएगा, ये बोला गया। अभी अकेले ना मैं लिख सकता हूँ ना आप लिख सकते हैं, अभी इसको हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं दूसरे लोगों को लिखने के लिए, क्योंकि ये सब तथ्य हैं, इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता है। और हमारे पास तो मतलब जो हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, इज द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड कल्चर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, बिल्कुल सबका इससे साहित्य ज्यादा उपलब्ध है। हमारे पास वेद, उपनिषद, पुराण के अंदर लगभग सब कुछ समाहित है जो समाज में चलता है। तो अगर पुष्पक था तो वो था। वो चरक संहिता थी तो थी, शुद्ध संहिता थी तो थी, सब चीजें थी हमारे पास। हम दधीची महाराज थे तो थे। तो ये कोई मिथ नहीं है, सब एकदम प्रामाणिकता के साथ साहित्य में सब उपलब्ध है। वाङ्मय इतना समृद्ध है हमारा, परंतु उस वाङ्मय को खंगालने का और उसको लोकोपयोगी बनाने का समय है, क्योंकि इतना धैर्य लोगों में नहीं है कि वो उसके मूल में जाकर उसका अध्ययन करें और उस पर कोई विवेचन करें। इसलिए लेखक साहित्यकारों का एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि वो उसमें से इस पूरे, समझ लीजिए कि जैसे पूरा पर्वत उठा के ले आए थे, क्योंकि वो जान नहीं पाए हनुमान जी की कौन सी बूटी मुझे देनी है। तो पूरा पर्वत आप रख देंगे तो सामान्य पाठक उससे दूर हो जाएगा कि मेरे तो समझ में नहीं आएगा। तो उससे सामान्य भाषा में प्रामाणिकता के साथ इन बातों को बताने की बहुत आवश्यकता है। और लेखकों की एक पूरी, जिसे कहते हैं एक ट्रेनिंग सेशन में उनको बताया जाए कि किस प्रकार का मंतव्य क्या है। मंतव्य है भारतवर्ष के प्रामाणिक इतिहास को बताने का, और उद्देश्य है कि लोग जाने कि हम कोई पराजित मानसिकता के लोग नहीं है। हमारा वैभव कितना अपार था, हमारी शूरवीरता के किस्से तो दूसरे देशों में लोग बताते थे, तो हम तो अपने बच्चों को नहीं बताते। हम कितने सम्राटों के नाम जानते हैं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, पता नहीं क्या क्या, बड़ी एक पूरी श्रृंखला है, पर नहीं पढ़ाया जाता। दुर्भाग्य है कि वो हमारी शिक्षा पद्धति का पार्ट नहीं है, इसे पढ़ाया नहीं जाता। और सामान्य जनजीवन में इन प्रकार की हमने लगभग 100 जीवनियां प्रकाशित की हैं इन भारत के इस प्रकार के भास्कराचार्य, यानी हर क्षेत्र में जिसका योगदान है उसके बारे में, पर उनको लेने वाला कोई नहीं है। विद्यालयों में शिक्षक बताते नहीं कि किताब पढ़ो, तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे जानेंगे कैसे कि हमारा गौरवशाली अतीत क्या है। इसे कुल मिला के सब कुछ ये अध्ययनशीलता पर, पठन रुचि पर और शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है कि उसमें ये पाठ के रूप में सम्मिलित किया जाए। एक अध्याय हो भारत का गौरवशाली अतीत, वो 9वीं कक्षा से प्रारंभ करके और उसको 12वीं तक पूरा भारत का गौरवशाली इतिहास से परिचित कराते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि जब वो बड़ा होगा तो वो फिर से वो सही बात करेगा वो छात्र, क्योंकि वो पढ़ के आया है। छठी, ये 7वीं, 5वीं का बच्चा नहीं पढ़ सकता। 9वीं क्लास का बच्चा इतना सजग हो जाता है कि उसको हम जो बताएंगे तो वो उसके ज्ञान में आएगी बात। अभी जैसे साम्राज्यवाद की अगर हम बात करें तो ये सब यूरोप से शुरू हुआ और विम्सिकली पूरे विश्व को डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि स्पेन को दे दिया गया साउथ अमेरिका, पोर्चुगीज को दे दिया ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और पोर्चुगीज को दिया गया भारत भी।
मतलब ऐसे ही अपने जस्ट पेपर पे लिख दिया सबने। बाद में आके ब्रिटिश ने सब डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश ने मिलिट्री के द्वारा कॉन्कर किया सबको, और फिर सबको इंग्लिश स्पीकिंग बना दिया। ब्रिटेन सबसे अंत में आया था, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, सबसे अंत में आया था एक उसमें। और जितनी भी विध्वंसकारी मानसिकता है, सारी की सारी आई यूरोप से, जैसे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट बामियन बामपंथी और दायन पंथी, तो वे लेफ्ट और राइट। हमारा फिलॉसफी है, हम ना बामपंथी हैं ना दाइन पंथी हैं, हम तो धार्मिक हैं, क्योंकि धर्म बीच में चलता है। धर्म, हम तो दोनों साइड जा सकते हैं, ये दोनों। धर्म का तो एक ही मार्ग है। धर्म के मार्ग पर चलना हमारा हमारा धर्म है कि हम धर्म के, क्योंकि धर्म मतलब धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। पूजा धर्म यानी पद्धति। जो हमने कहा अभी शुरू में कि जिसके अंदर नैतिकता हो, मानव मूल्य जिसके अंदर हैं, जिसमें सबके कल्याण की भावना है, वो धर्म का मार्ग है। हम किसी को कष्ट दें, हम कितने भी रोज सुबह शाम पूजा करते हो, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, पर किसी का हम अहित करते हैं, हमारे कारण किसी को कष्ट हो रहा है, तो हम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसलिए और धर्म का मार्ग तो पाथे है हमारे लिए। जहां भी अधर्म हो, उसको सैन्य शक्ति के द्वारा या वाच शक्ति के द्वारा उसका अपोजिशन तो हमारा करना दायित्व है, चाहे किसी महिला के विरुद्ध हो, किसी भी महिला के विरुद्ध हो, किसी बच्चे के इसीलिए विरुद्ध हो। इसीलिए आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी। कोई भी जो जिस प्रकार का, मतलब इसलिए मैंने कहा कि आज जो तालिबान कर रहे हैं, या मान लीजिए आईएसआईएस कर रहा है, या विश्व में कोई भी ऐसी शक्ति जो मैं भारत को जो मानवता के विरुद्ध काम कर रही है, उसके खिलाफ हमको मुखर होकर आवाज उठानी पड़ेगी। और ये लेखक साहित्यकारों का ही दायित्व है, उन्हीं के माध्यम से होगा कि वो इस बारे में लीड लें और अध्ययन करके इन सब के बारे में लिखें, और उससे एक जनमानस ऐसा तैयार हो कि हाँ ये गलत है। तो इसलिए सब सब लोग बुलंद होकर आवाज करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि ये चीजें ठीक नहीं हो। हम लोग जो उपाय की बात करते हैं, सॉल्यूशंस, तो ज्यादातर बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल में साम दाम भेद दंड, लेकिन तीन लोग भूल जाते हैं, तीन और उपाय भी है। युधिष्ठिर को तीन और उपाय बोले गए, वो है मंत्र, औषधि, इंद्रजाल। वो भी तीन वंश उपाय। औषधि और इंद्रजाल, अच्छा। ठीक है, इंद्रजाल। हम लोग एक सभ्यता के अनुसार इंद्रजाल भूल गए। इंद्रजाल मतलब स्ट्रेटेजिक। तो कभी कभी क्या होता है, और एक बड़ी सोचने वाली बात है, नारद मुनि बोलते युधिष्ठिर को अपनी सीमाओं पे गांव बिठाओ। आज चाइना फॉलो कर रहा है, भारत नहीं। हाँ हाँ। नारद नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जब दुश्मन की सेनाएं कमजोर हो, उस समय उस पर आक्रमण करने को ही धर्म बोलते हैं। हम लोग वेट करते हैं कि हमारे जैसा हो जाए फिर लड़ेंगे बराबरी। वो बॉलीवुड स्टाइल का हीरोपंती हो गया, वो धर्म नहीं हुआ। क्योंकि आपकी जान माल की ज्यादा उसमें हानि होगी, हानि होगी। आपके सोल्जर्स, क्योंकि हमारे सोल्जर्स को हमको सुरक्षित भी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। कि राजनीतिकों को ये नहीं कि गलत जगह झोंक दें उनको, नहीं, ऐसी जगह जाना है जहां से निर्णायक युद्ध हो। और महाभारत के युद्ध में भी बड़ा सुंदर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, इसलिए मैंने युधिष्ठिर को बोला था ग्रेटेस्ट एम्परर, क्योंकि उनकी छवि बना दी थी बहुत ही कमजोर। मतलब हाँ हाँ युधिष्ठिर हाँ। कमजोर तो धर्म कमजोर, अगर धर्म कमजोर क्योंकि वो तो क्यों धर्म के पालन करा वाहक है धर्म वो। का। हाँ। हाँ। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने भीम को बोला, भीम बड़ा उकसा रहा था लड़ने के लिए दूसरे जुए के बाद, उनको बड़ा उकसा रहा था कि लड़ो लड़ो लड़ो, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, ऐसा उल्टा सीधा बोला। और बाद में युधिष्ठिर महाराज ने दिखाया कौन बड़ा भाई, बोला चुप बैठ जाओ, तुम्हारी बातें से कोई सेंस नहीं बन रहा कुछ भी, है ना, बैठ जाओ। तो बैठ गया, काफी उनका, ही वॉज वेरी ओबीडियंट। तो बैठ गए वो। तब युधिष्ठिर महाराज बड़े प्यार से समझाया कि जितनी भी राजसूय यज्ञ में हमने जितनी सेनाएं जीती थी, राज्य जीते थे, अभी सब दुर्योधन के अंडर चले गए, तो अभी हमारे कैसे पास लड़ेंगे। कुछ बचा नहीं। हाँ हाँ, तो कैसे अभी लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, क्योंकि से अभी कृष्ण पास में है, लेकिन वो कृष्ण का लड़ने, अभी लोग बोलते भगवान कृष्ण आज क्यों नहीं आ रहे, वो कृष्ण का दायित्व तो नहीं है, न माम ना कर्माणि ना ना, लिम्पति न कर्म फले वो स्प्रिया, तो वो आपको भगवान कर्म है। करना है। हाँ, एग्जैक्टली कर्म आपको exactly। करना है। और इसी कर्म के द्वारा हमारा कर्म बंधन से मुक्ति भी होती है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अभी 12 वर्ष हमको अपनी सेनाएं वापस जोड़नी पड़ेंगी। ये मैंने अपनी बुक में लिख दिया है, प्राण और धर्म युधिष्ठिर ग्रेटेस्ट एम्परर। ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है कि व्यक्ति, इसीलिए युधिष्ठिर को धर्मराज बोला गया है, कृष्ण भगवान बिल्कुल।
वो सोचते हैं और कृष्ण भगवान सामने आ जाते हैं। कोई बड़े बड़े ऋषि भी सोचे तो नहीं आएंगे भगवान, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने पुकारा तो 2 मिनट में आ जाएंगे, सब काम छोड़ के आते हैं, भागे भागे एकदम। तो इसको बोलते हैं बुद्धि का प्रयोग। भगवान बोलते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा। हम लोगों ने अपनी बुद्धि को, मैं मानता हूं कि भारतीयों के पास सबसे ज्यादा आईक्यू है, ऐसा मैं मानता हूं। हमने अपनी बुद्धि को रख दिया है गिरवी, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे सॉल्यूशन करें, लोग हमारी सुने। लोग तभी सुनेंगे जब आप सशक्त होंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। ये बर्बरता, यवनों मलेच्छाओं के राज चल रहे हैं, कलयुग है ये। यहाँ पे धार्मिक व्यक्तियों को उनसे ज्यादा शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। इस विषय पे कोई बुक लिख नहीं रहा है अदर। मैंने एक दो थोड़े बहुत टच किए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग चाहिए। मैं तो चाहता हूँ और लोग आए लिखिए इस तरह के टॉपिक्स पे। नहीं, ये क्षेत्र तो बिल्कुल एकदम अछूता है। इस प्रकार के चिंतन परक लेखन की बहुत आवश्यकता है, जो हो नहीं रहा। क्योंकि लोगों को लगता है कि आज के युग में अगर आप ये बात करें कि यवनों को, म्लेच्छों को, यानी जो आतताई शक्तियां हैं आज भी, उनके प्रतिकार की, उनके समापन की बात आप करेंगे, तो कहेंगे कि आप कम्युनल हैं, आप उकसा रहे हैं, आप वातावरण को खराब कर रहे हैं, यू आर विशिएटिंग द एनवायरमेंट। तो ये जो एक बड़ी बात है, इस कारण से लोग डरते हैं कि ऐसी बातें पे नहीं लिखे जाए। क्योंकि उसको सीधे सीधे कहेंगे कि ये तो, अच्छा, पश्चिम के लोग कुछ भी लिख दें, वो उकसाने वाली बात कुछ भी कहते हैं, तो वो तो अननोटिस जाती है। और भारत का कोई चिंतक अगर इस विषय पे खुल के लिखेगा कि आज जो कुछ हो रहा है, उनका अंत करने के लिए आवश्यक है कि उनसे बड़ी शक्ति बन के हम उस पर प्रहार करें। पर ये कहते लगेगा कि आप तो हिंसा के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, आप तो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो ये संकट हमारे सामने है। मतलब वो लोग जो भी हिंसा कर कलम सकते हैं, हम उठाएगा, लोग कुछ नहीं करें। हो यही हो रहा है। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष को साई, शक्ति उनके पास है। मीडिया या जो एक तरह से उनकी अभी भी उनका आधिपत्य है समाज में। तो हम अगर कोई सच्चाई भी कहेंगे, तो वो उसमें उसको उभरने नहीं देंगे वो। पर हाँ, नैतिक बल तो हमें इतना है कि हम इस सब पे बात करें। बात करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्कोर्स सेट होगा, एक नैरेटिव सेट होगा, और लोग इस पे खुल के बात करेंगे। क्योंकि लोगों को अभी भी ये लगता है कि हम कुछ भी अगर, नारद जी ने कह दिया कि सीमाओं पर तुम युद्ध करते हो, सीमाओं का विस्तार करने के लिए, यवनों का, मिलेच्छों का अंत करने के लिए कुछ करते हो। आज अगर आप कुछ ऐसा कहेंगे तो आप देखिए, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए टारगेट करके बात कर रहे हैं। क्योंकि उत्पाद कौन मचा रहा है? वो वर्ग। आप उसके अंत की बात कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं? तो बस वही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा आपके ऊपर। एकदम से चौतरफा प्रहार होने लगेगा, और आपको, आपकी लेखनी को नष्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो खुलकर लिखते हैं। ये राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, वेरी जी सिंपल जी। लाइन। कि अगर आपको विश्वास है तो भगवान धर्म ही आपका प्रोटेक्शन करता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डर डर नहीं के नहीं, कुछ नहीं धर्मो रक्षति रक्षता था। धर्मो धर, रक्षति रक्षिता, ये एकदम सही है। धर्म की रक्षा करने से ही आपकी रक्षा होगी। और धर्म रक्षति हिंसा तथैव च। तो और दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आता है अभी, क्योंकि अभी विश्व जो है, ये चाहे महाभारत कालीन देख लें चाहे रामायण कालीन देख लें, हमेशा शक्ति की रिस्पेक्ट करता है। ये विश्व का नियम है। नहीं, बिल्कुल समर्थ को नहीं दोष गोसाई। श्री राम बैठे रहे कि समुद्र हमको रास्ता दो, हमको जाना है। तो परंतु नहीं, जब उन्होंने कहा तुझे सुखा दूंगा एक बाण से, तब वो प्रकट हो गए, पूरा मार्ग दे दिया। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप में शक्ति होगी, आप में सामर्थ्य होगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी। आपको सब प्रकार से, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत शक्ति संपन्न हो जाए, ताकि इस प्रकार के सब जो हम बात कर रहे हैं, इस पे हम जो भी कहेंगे, उसका पूरा विश्व सुनेगा। क्योंकि हम कोई बात किसी को उकसाने के लिए नहीं कर रहे, हम केवल जो यथार्थ है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लेखन शक्ति है, व्यास देव हमारे सबके गुरु हैं, लेखक हो गए, सभी गुरु हैं, है ना। व्यासदेव के शिष्यों ने सारे ग्रंथों को वापस लिखित रूप में प्रस्तुत किया। पहले श्रुति था, बाद में कलयुग में सुमंद मंद मति मंद भाग्य इससे प्रस्तुत किया ना। लेखन शक्ति जो है, बहुत सारा हम लोग बोलते भी हैं, जो कलम है वो तलवार से ज्यादा पैनी होती है, वो बड़ा, ये सब रोमांटिसाइज बातें हैं, लेकिन ये हमारे शास्त्र में दिख चुका है। लेकिन जो यथार्थवाद है,
यथार्थवाद हमेशा, आपने पहले ही बोला, कड़वा होता है, तीक्ष्ण रहता है, और यही साधु का पर्पस भी है। साधु का पर्पस ये नहीं है कि मुस्कुराते हुए आपको ओम ओम बोलता रहे, आशीर्वाद देता रहे। साधु का पर्पस ये है आपको अंदर से हिला दे कि आप अभी जगे, सो रहे हैं ना। और आजकल तो लोग सो भी नहीं रहे हैं, सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, उसको जगाना और भी मुश्किल काम है। हाँ, तो अभी जो वेस्ट में और ईस्ट में, जहां भी पूरे विश्व में हर जगह भारत की रिस्पेक्ट जो करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि आप नैतिकवादी हैं, इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि आपकी आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। उनका डर वो भारत का रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते, भारत में आउटसोर्सिंग का इंडस्ट्री चलता है, वो तो कुछ नहीं है, वो सब सेकेंडरी है। क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। अब ब्रिटिश सिर्फ जी, एक जी। ही लाइन पे सोचते हैं, सैन्य शक्ति। सुभाष चंद्र बोस की सेनाओं को देख के डर गए, उनका सिर्फ एक ही गोल है। तो और अगर आप भारत का इतिहास भी देखेंगे, भारत भारत के बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रांत थे जहां पे ब्रिटिश कभी अंदर घुसे ही नहीं। उनको मालूम था यहाँ पे जाएंगे तो उनकी हत्या हो मार सकती, खाएंगे। मार खाएंगे। तो ये विश्व का नियम है, ये महाभारत से नियम है, रामायण से नियम है। और हम लोग गलत धारणा बना के बैठे हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया भी ऐसे सोचेगा, नहीं सोचेगा। वो नहीं, तो वो तो वो पूरा श्लोक पढ़ेंगे, उदारवाद की नीति है, वो उदार व्यक्तियों की नीति है, मैग्नानिमस पीपल। और जो लघुतात्मक व्यक्ति है, जो छोटा सोचता है, वो ये नहीं सोचता। उसको समझाने के लिए आपको हर प्रकार का उसको डर दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर आप इस्लामिक आतंकताओं को देखेंगे अफगानिस्तान में, वो सबसे पहले डर फैलाया कि हम आपकी बहू बेटियों को किडनैप करेंगे। ये आज का नहीं है, ये 651 हाँ, कॉमन एरा का बिल्कुल, काम है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो इस्लाम 650 में था, वो आज भी है तालिबान। बिल्कुल है, बल्कि अब और बर्बर हो गया है। समय के साथ-साथ उसकी बर्बरता बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये अभी मतलब वो ये इस प्रकार के आज के युग में जो वो कर रहे हैं, ये कल्पना से परे है। और वो उसको करते भी नहीं, वीडियो शूट करके उसको प्रचारित भी करते हैं ताकि और लोगों में भय व्याप्त हो जाए। सो दैट नोबडी डेयर्स टू डू एनीथिंग अगेंस्ट देम। तो ये जो उनको एक तरह से कोई उनको चुनौती नहीं दे पा रहा। विश्व मतलब मैं समझ नहीं पा रहा क्यों घुटने टेक दिए सबने। पूरा विश्व इस पर तो एकजुट हो जाना चाहिए था। एक चुनी चुनी सरकार को अच्छी भली चलते देश को कुछ आक्रांता आकर बंधक बना लेते हैं। पूरा विश्व साइलेंट होके बैठा हुआ है। अरे 10 बड़े देश मिलके एक साथ उस पर प्रहार करते तो तालिबान क्या, तालिबान के नानाजी भी भाग जाते हैं वहां से। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पहले तो ये भारत में, इसलिए हो रहा है क्योंकि अधर्म का प्रचार ज्यादा हो गया और धर्मनिष्ठ लोग भीरू होके बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई कृष्ण आएंगे, वो हमको शक्ति देंगे, हमको इसके पार लगा देंगे। युधिष्ठिर ने तो मना कर दिया, कृष्ण मुझे आप नहीं चाहिए, पहले मुझे अपने कर्म करने दीजिए। अ- अ- तो इसलिए अ- लेखकों का एक कर्म है अपना, वो अपने कर्म को निरंतर करते रहें। उससे निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति संपन्न सोच विकसित हो जाएगी जो इनके बारे में खुलकर बात करेंगे। कितने इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, भारत के कितने पत्रकार मुखर होकर लिख रहे हैं इसके ऊपर, नहीं वही लिख। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारी, क्योंकि हमको लगता है दूसरे की भट्टी में टांग के अड़ाना। अफगानिस्तान में हो रहा है ना, परंतु ये नहीं पता कि ये हो अफगानिस्तान में रहा है, पर करवा पाकिस्तान रहा है और चीन करवा रहा है। दोनों हमारे धुर विरोधी हैं, घोर शत्रु हैं। तो वहां पर अपना बेस बनाकर वो निश्चित रूप से भारत के अंदर कहीं पे वो करेंगे, इंक्लूड करेंगे और हमको चैलेंज उत्पन्न करेंगे हमारे लिए। इसलिए बहुत हमको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। हमारी सेनाएं शक्ति संपन्न हैं, परंतु वो इस प्रकार के आतंकियों से लड़ने के लिए अपनी जीवन हम खपा देंगे नहीं। विश्व विश्व पटल पर इसके बारे में चिंतन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्यों यूएन काउंसिल कुछ नहीं ले रहे। इस पर तो बहुत बड़ा अभी तक हमको कदम उठा लेना चाहिए था। विश्व के 10 बड़े देश मिलकर ये कर लें कि तालिबान कुछ भी कर ले, उसको हम मान्यता नहीं देंगे। तो क्या कर लेगा तालिबान? नहीं, ये अगेन नैतिकवाद हो गया, नैतिकवाद हो गया। यहाँ पे जो कर्म की आवश्यकता है, राज धर्म की आवश्यकता है। हाँ, राजधर्म की मांग तो ये है कि जाके कर दो सब बालाकोट स्ट्राइक एक तरह से। एग्जैक्टली, ये दूसरी सब बात। तरफ से उड़े जहाज और जहां पे कर दें उनके ऊपर, नेस्तनाबूद कर दें उसको। ऑलरेडी ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ, आर्मीज कर चुके हैं एक दो। एक अंतिम प्रश्न है इस पे
और इस पे क्योंकि बड़ा डिटेल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया है अभी ये। तो एक अगर हम देखें तो जो लेफ्ट और राइट का जो फिलॉसफी जो यूरोप में आया, फिर ये चीन की तरफ से हो रहा है, और भारत की फिलॉसफी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे अमेरिका ने डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट किया, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो इसलिए लिया गया था नेटिव अमेरिकन्स के प्रोटेस्ट को हटाने के लिए। तो उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया और उनको डेमोक्रेसी बोला गया कि आपको गवर्नमेंट में इंक्लूड करेंगे, झांसा दिया गया, और फिर उनको किसी में डाला भी नहीं। अ, पहले 80 मिलियन नेटिव अमेरिकन थे यूएसए में, आज सिर्फ 5 मिलियन है, और वो भी मिक्सचर। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का जो झांसा अमेरिका ने बेचा, उसके पहले रशिया ने बेचा कम्युनिस्ट। आज हम लोग धर्म को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा भारतीय समाज को लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं होता। लोकतंत्र तो उसका विधान तो महाभारत में बताइए, पंचायत राज, लोकतंत्र, ये तो महाभारत के कॉन्सेप्ट है, ये रामायण के कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने उसका एक्सपोर्ट नहीं किया। मतलब भारत को तो बोलना चाहिए हम तो लोकतांत्रिक देश है, हम डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए, लेकिन ये डिस्कोर्स हम कहीं देखते ही नहीं है। ये असल में क्या है कि कुल मिला के भारत में जिस प्रकार का लेखन हो रहा है, उसमें ये सब विषय उनके परिधि में आते ही नहीं। ये आपने विषय उठाया है अभी, पर इस विषय पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं इस विषय पे लिखूं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के विमर्श होते रहें और उसमें से बिंदु निकल कर आए, फिर उसके ऊपर कोई अध्ययन करे और किताब लिखे। क्योंकि पुस्तक लिखना बड़ा श्रम साध्य काम है और उसको लोगों तक पहुंचाना उतना ही श्रम साध्य और दुष्कर कार्य है। अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी भी जाती हैं, परंतु वो प्रकाशित न होने पाने के कारण लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती। प्रकाशित भी हो जाती हैं तो लोग लेने वाले नहीं होते। तो वो भी एक दुष्चक्र है। लेखक किसके लिए लिखे? वो कहता है जब इतने बड़े भारत में मेरे पुस्तक की 500 प्रतियां, 1000 प्रतियां छपी हैं, तो मैं किसके लिए लिखूं? क्यों इतना अध्ययन करके अपना समय लगाऊं उसके अंदर? तो इसलिए ये तो एक सोशल कॉज की तरह से हमको इसको लेना पड़ेगा कि हाँ, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी सनातनता की रक्षा के लिए, अपने गौरवशाली अतीत से लोगों को परिचित कराने के लिए हम कुछ ना कुछ लिखें और उसको आने वाली पीढ़ी के लिए सौंप कर जाएं। इसलिए जैसे मैंने बताया कि हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। जैसे हमने कहा कि भारत के सम्राटों की गौरवशाली कथाएं, तो उसमें ये पुस्तक जो ये लोकोपयोगी पुस्तक है, भारत के सम्राटों की गौरवशाली कथाएं, तो उससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि कितना समृद्ध और गौरवशाली धर्मपूर्ण राज्य भारत में स्थापित थे। तो इस दिशा में भी लोगों को लिखना पड़ेगा कि जो भारत के वैल्यूज हैं, जो यहाँ के शाश्वत जीवन मूल्य हैं, वो सर्व स्वीकार्य हों, पूरे वैश्विक स्तर पर उनके बारे में लोग चिंतन करें, समझें उनको कि हाँ, ये समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, और उपयोगी हैं तो फिर उनको वो अपने यहाँ ग्रहण करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी अच्छी काम समाज में हो रहे हैं, कोई भी कर रहा हो, हम उसको स्वीकार करें, अंगीकार करें, तो इसी में लेखन की सार्थकता है। उसी से एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जिसमें सब लोग सुखी होंगे और इस प्रकार की जो एक कुत्सित मानसिकता के लोग हैं वो किनारे लगा दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं प्रभात अग्रवाल जी का प्रभात जो आपका पब्लिकेशन हाउस है, उसका ईमेल भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका ईमेल मैं डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। जो भी लेखक इंटरेस्टेड हो, इनको अप्रोच करें लिखने के लिए। आज हम लोगों ने डिस्कशन में काफी टॉपिक्स भी बोले हैं कि जिसपे मैं ये आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार के विषयों पर लोग लिखें और बहुत बड़ी बड़ी किताबें ना लिखें, ऐसी लिखें जो पढ़ने में बहुत एकेडमिक डिस्कोर्स से काम नहीं चलेगा। एकेडमिक डिस्कोर्स अपनी जगह पे हो, वो बहुत जरूरी है, होता रहे, पर सामान्य व्यक्ति को परिचित कराने के लिए 150-200 पेज की पुस्तक हो एक विषय को समझाने के लिए। तो इसलिए प्रभात प्रकाशन इसके लिए सदैव प्रस्तुत है कि भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए, भारत के गौरवशाली अतीत के लिए और एक भारतवर्ष की सनातनता को बनाए रखने के लिए जो भी साहित्य होगा उसके प्रकाशन में जितना भी हो पाएगा, प्रभात प्रकाशन अपना कीमती योगदान अवश्य करें। और स्ट्रेटेजिक बुक्स भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखें, भारतीय सोच के द्वारा लिखें, उससे मिलिट्री बिल्कुल, स्ट्रेटेजीज। मतलब देखिए, कृष्ण से बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कौन होगा? श्री कृष्ण से बड़ा
एक इतनी विकसित सोच वाला व्यक्ति कौन होगा जो हर चीज की कल्पना पहले कर लेते थे कि वहां क्या होगा तो मुझे क्या करना। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक धर्म तंत्र वो जिस प्रकार से हमारे यहाँ चलता रहा है, तो इसलिए अब उसी से अगर हम वैल्यूज निकाल लें, उसी उसी चीजों को हम आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर दें, तो यही बहुत बड़ा काम होगा अपने आप। जैसे लोगों ने निकाला मैनेजमेंट सूत्रास इन गीता, मैनेजमेंट सूत्रास इन रामायण, तो ये सब उसके अंदर एम्बॉडीड है, तभी तो लोग निकाल पा रहे हैं। तो केवल दृष्टि की बात है। तो वो दृष्टि आज के लेखक विकसित करें और इन विषयों पर जनोपयोगी पुस्तकें लिखना शुरू करें, तो मुझे लगता है हमारे आज की इस बातचीत का उसका कुछ प्रतिफल मिलेगा। तो मैं आदित्य जी आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और अपनी सीमित ज्ञान से मैं जो कुछ बता पाया, जो चर्चा कर पाया, उसमें आपने अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। और सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके मंगल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद एंड प्लीज वॉच इट ऑन यूट्यूब और फ्रेंड्स का शेयर करिए। और ये तो आमंत्रण दिया है प्रभात जी ने, तो सो प्लीज उसको जरूर एक्सेप्ट करिए और कुछ लिखिए और बताइए। नमस्ते।